Hello friends and dear students, good evening. YouTube चैनल कंपटीशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम फंडामेंटल राइट पॉलिटी सब्जेक्ट का पार्ट थर्ड वीडियो में आते हैं और इसमें जो पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा एक बार फिर से रिवीजन कर लें। जैसा कि हमने आर्टिकल 12 में जानकारी प्राप्त किए थे कि राज्य क्या है और इसके अंतर्गत हमने जानकारी लिए थे कि राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार और संसद रखे गए हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार और विधानमंडल को रखे गए हैं और तीसरा नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था एवं अन्य को लोकल बॉडी ऑथोरिटी या स्वशासन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 12 जो है किसे परिभाषित करती है, ये परिभाषा देती है राज्य की। किसकी परिभाषा देती है? राज्य की परिभाषा देती है। अब इसमें मुख्य निचोड़ क्या है? तो पहला निचोड़ यही है कि अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करती है और इस राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस विधानमंडल और स्वशासन या लोकल बॉडी ऑथोरिटी जो राज्य सरकार का अधीन रहती है और केंद्र सरकार का अधीन भी रहती है, उन्हें रखे गए हैं सरकार के परिभाषा के अंतर्गत। इसमें कुछ ये भी तथ्य शामिल है कि राज्य के द्वारा जो भी तथ्य इकाई यहाँ रखे गए हैं उनके कार्य जो भी किया गया हो उससे संबंधित कोई भी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये राज्य जो है इसके अंतर्गत जो भी तथ्य रखे गए हैं, जैसे यहाँ पे आपका और भी इकाई को शामिल की गई है, जैसे स्टेचुटरी बॉडी संवैधानिक इकाई या नॉन स्टेचुटरी बॉडी गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक जो संस्थान होंगे, जैसे LIC हो गए या सेल हो गए या महारत्न के जितने सारे कंपनी हो गए, वो सभी स्टेचुटरी बॉडी हो गए। उसी प्रकार से कुछ प्राइवेट कंपनी हो गए, उन्हें नॉन स्टेचुटरी श्रेणी में रखे गए। तो इस प्रकार जो भी कार्य इनके द्वारा किया गया हो जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, तो उससे संबंधित कोई भी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अपीलीय न्यायालय में दी जा सकती है। आगे चलेंगे रिवीजन में। अनुच्छेद 13 असंगत या
यदि कोई भी अनुच्छेद 13 जो वर्णन करती है, यदि कोई भी विधि या तथ्य जो मौलिक अधिकार से संबंधित हो, अगर वो मौलिक अधिकार के तथ्यों से, मूल्य तथ्यों से असंगत हो या असंगत हो, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा, वॉइड होगा। तो इस तरह से जो भी उनका अल्पीकरण होते हैं उस तथ्यों से, उन्हें शून्य माना जाएगा। अर्थात मौलिक अधिकार में जो भी आत्मा एवं हृदय जो प्रस्तावना में दिए हुए हैं, उन पर उनसे किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर छेड़छाड़ होती है, उससे संबंधित नहीं होती है, तो उसे शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो इसमें कई तथ्य और भी जुड़े हुए हैं। जैसे अगर ऐसा तथ्य सामने आ जाता है तो आगे क्या किया जा सकता है, तो इस पर एक तथ्य आएगा। तो आप फिर से एचसी या एससी अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत आप रीट दायर कर सकते हैं और न्यायालय के शरण में जा सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करें। तो इसमें भी कुछ और तथ्य शामिल हैं। जैसे एक मामला था, आपका जानकारी होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य सरकार, जो कि प्रस्तावना से जुड़े हुए मुद्दे पर आधारित थे ये मामला। इसमें वर्ष 1973 में ये मामला पहुंचा था उच्चतम न्यायालय, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि अनुच्छेद 368 जो कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, ये क्या विधि के श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अनुच्छेद 13 आगे चलकर विधि को परिभाषित करती है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, विधि क्या क्या है उस पर हम परिभाषा के रूप में बोर्ड में भी लिखे गए थे, विधि के अंतर्गत क्या क्या तथ्य शामिल है। तो जो मामला है कि अनुच्छेद 368 विधि के श्रेणी में आएंगे या नहीं, और इस अनुच्छेद 368 से हम हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं। तो पहला ये तथ्य जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 368 विधि के श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि यदि मौलिक अधिकार का हृदय एवं आत्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत अगर किया जाता है, तो ये विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात कुल मिला के ये जो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, ये एक तरह का मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें हम लोग को ये जानकारी हुआ कि कोई भी सरकार, अगर वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, वो हमारे मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधित तथ्य दिए गए हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, यदि उसकी मूल भावना आहत होती है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में हम लोग को जानकारी है कि सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे तथा विधि के विरुद्ध उन्हें समान संरक्षण दिए गए हैं या दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज है कि सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान है अर्थात समानता है, तथा विधि के विरुद्ध उन्हें समान संरक्षण दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उस
वह कोई मायने मतलब नहीं रखता है हमारे संविधान के समक्ष। अब यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान या विधि के विरुद्ध समान संरक्षण दिए जाएंगे। यहाँ व्यक्ति जो है इससे आगे परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत वो सभी लोग शामिल होंगे जो भारत देश में निवास करते हैं अर्थात तो भारत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। दूसरा तथ्य, व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आ सकते हैं, कोई संस्था भी आ सकती है। ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत ही रखे गए हैं। अब इसमें ये तथ्य शामिल है कि इसके अपवाद क्या क्या है। तो हमने पिछला क्लास में डिस्कशन किए थे, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद में बने हुए हैं या उनके द्वारा पद में बने हुए हैं और उनके द्वारा जो भी निर्णय या कार्य किए गए हैं उन्हें कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग और कुछ तथ्य जानेंगे, जैसे पार्लियामेंट में आप देखेंगे कोई भी सांसद या एमपी किसी दूसरे सांसद के बारे में कुछ टिप्पणी भी कर देता है या कुछ कमेटी के बारे में कुछ बातें बोलती है जो नकारात्मक हो सकते हैं। तो इस दौरान क्या होगा कि उनके द्वारा जो भी तथ्य बोले गए हैं वो जो भी तथ्य बोले गए हैं उसको कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसके बारे में उल्लेख जो किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 एक विशेषाधिकार है जो एमपी को मिला हुआ है। वो सेशन के दौरान कुछ भी तथ्य प्रकट कर सकते हैं बोल के, या मत दे सकते हैं, या कोई कमेटी के बारे में कुछ तथ्य बोल सकते हैं। उनके द्वारा बोला हुआ तथ्य को कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 194 ये राज्य विधानमंडल पर लागू होती है। वहां के जो एमएलए होते हैं उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी तथ्य बोले गए हैं या जो भी कमेटी के खिलाफ जो भी अपने विचार रखे हैं वो विचारों को, उन तथ्यों को कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रिंट मीडिया के लिए भी हमारे संविधान में कुछ विशेषाधिकार है, जैसे अनुच्छेद 361 के अंतर्गत रखे गए हैं। कोई प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमपी का पार्लियामेंट का कोई भी सेशन को अगर रिकॉर्डिंग करता है तो उसे पेपर में छापता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाता है तो वो जो भी रिकॉर्डिंग या जो भी प्रिंटिंग किया गया उसके द्वारा उससे कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हुए। पहला अनुच्छेद 105 ये विशेषाधिकार है एमपी को, अनुच्छेद 194 एमएलए को विशेषाधिकार है और अनुच्छेद 361 ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को विशेषाधिकार दिया गया है। ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 से ये तथ्य आते हैं कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, यही अनुच्छेद व्यक्ति के लिए भी प्रभावी है। पहला तो ये राज्य के लिए प्रभावी हुआ और दूसरा व्यक्ति के लिए हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पब्लिक रिलेटेड संस्था में जाती है तो उसके प्रवेश, उसके आने जाने पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकारी कुआं हो, चाहे नल हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी घाट हो इत्यादि, या सामुदायिक कोई भवन हो। ये सभी चीजों में कोई भी व्यक्ति कोई भी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये
इस प्रकार से अनुच्छेद 15 राज्य और व्यक्ति के लिए प्रभावी है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, आप इसको देख लेंगे कि अगर देख लीजिए, अगर राज्य सरकार को लगता है तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। अगर राज्य सरकार को लगता है तो महिलाओं के लिए, विमेन के लिए या बच्चों के लिए, चिल्ड्रेन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। और ये रिजर्वेशन हो सकते हैं नगर पालिका, नगर निगम में, और यहाँ बच्चों के नामांकन में। ये पहला अपवाद हुआ। दूसरा अपवाद हुआ, अगर कोई एसटी या एससी है, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो राज्य सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यह आरक्षण की व्यवस्था उस राज्य के विधानमंडल में किए जा सकते हैं और बच्चों के लिए स्कूल के प्रवेश में जो भी छूट मिलती है उस पर किया जा सकता है। आगे देखेंगे, इसी में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपका प्रवेश में नहीं, इसको एक बार फिर से देखें कि एसटी एससी जो भी होंगे उन्हें विधानमंडल में के सीटों में आरक्षण प्राप्त दी जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा, या कोई बच्चे होंगे, उनके छात्र होंगे तो उनको संस्थान में उनका जो भी शुल्क में छूट मिल सकता है। तीसरा ये है कि चाहे राज्य पोषित कोई संस्थान हो या निजी संस्थान हो, वहां बच्चों के नामांकन में या प्रवेश में छूट दी जा सकती है। और इसके लिए 93 संवैधानिक संशोधन 2005 में हुआ है। 93 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, कोई निजी संस्था या माइनॉरिटी कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा नामांकन लेना चाहता है तो उसका एडमिशन में छूट मिलेगी। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार, 93 संवैधानिक संशोधन 2005 में हुआ था। अनुच्छेद आएंगे 16। अनुच्छेद 16 जो वर्णन करती है राज्य सरकार सरकारी नियोजन में लोगों को समान अवसर या समान अवसर प्रदान करेगी। यह अनुच्छेद 16 व्याख्या करती है। इसमें जो सबसे बड़ी है कि राज्य के सरकारी नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट केंद्र सरकार की कुछ विशेष नौकरी हेतु डोमेसाइल की अनिवार्यता ला सकती है, अर्थात स्थानीय की अनिवार्यता ला सकती है। ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि उस राज्य से जो एसटी हैं, एससी हैं या अन्य वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व सरकार नियोजन में कम पड़ रहा है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। कौन सा? इसमें किसके लिए? एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है उस राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के सरकारी नियोजन में। तीसरा, अगर राज्य सरकार को लगता है तो धर्म के आधार पर भी या कोई संस्था के जो मेंबर हैं
उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था या रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि अनुच्छेद 16 जो है राज्य के सरकारी नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे, इसकी व्याख्या करती है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये एक्सेप्शन 2 है, जिसमें राज्य सरकार को अगर लगता है उनके राज्य से एसटी एससी के लिए प्रतिनिधित्व में कमी मालूम पड़ती है तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। थोड़ा देख लेंगे इसको। बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में चलते हैं। अनुच्छेद लास्ट 17 देखते हैं। इसमें अनटचेबिलिटी को प्रोत्साहित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत ना करे। इसकी व्याख्या है कि ये है अनुच्छेद 17 में। जैसे आप देखते होंगे नल में, कुआं में, तालाब में छुआछूत किया जाता है, ये भी गैर संवैधानिक होगा। मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर जो छुआछूत की जाती है ये भी गैर संवैधानिक होगा। या स्कूल में, हॉस्टल में प्रवेश या अन्य संस्थानों में प्रवेश में जो दलितों के साथ, एसटी के साथ जो भी छुआछूत की जाती है वो भी गैर संवैधानिक होगा। तो इसकी व्याख्या की गई है। इसमें एट्रोसिटी एक्ट 1955 प्रभावी होता है। इसमें किसी व्यक्ति को अगर वो एसटी या एससी के अंतर्गत आता है तो उससे जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं किया जा सकता है। अगर वो करता है कोई ऐसा व्यक्ति अपराध तो उसके खिलाफ थोड़ा